हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका केमिस्ट्री वाला, ठीक, आपका मेंटर, आपका टीचर, आपका केमिस्ट्री टीचर। चलिए, कुछ बच्चों के डिमांड आ रहे हैं कि सर थोड़ा सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझा देते, क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में मुझे दिक्कत सी आ रही है। लाजमी है, बच्चा 10th 11th में आता है तो थोड़ी सी होता है दिक्कत। तो चलिए, आज जो अपन स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करते हैं, लॉ केमिकल, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो बहुत सारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अपन बात करने वाले हैं। नंबर 1, मास कंजर्वेशन ऑफ मास या मास कंजर्वेशन लॉ, और इसी को अपन बोलते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जितना मास आपने रिएक्टेंट में लिया था उतना ही मास प्रोडक्ट में भी होगा। मतलब उतने ही मास प्रोडक्ट, मतलब मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। क्या बोला? मास नाइदर बी क्रिएटेड, मास neither be created nor be destroyed. It can change one form to another. एक फॉर्म से क्या होता है दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। अब मैं इसको सिंपल भाषा में ये लिख दूं क्या कि मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to mass of product in balanced chemical equation. In balanced chemical equation. This word is very important, guys. मैंने लिखा this word is very important, means balanced chemical equation is required for the conservation of mass. अब इस चीज को अपन एक्सप्लेन कैसे करते हैं ये लिख जाइए। आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया, ठीक। देख, अब मान लो मैंने कोई ऐसा इक्वेशन मैंने ले लिया a प्लस बी गिव्स सी प्लस, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी ये इक्वल होना चाहिए था मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ बी। जैसे एग्जांपल भी ले लेते हैं, मान लो अपन ले लेते हैं CaCO3, ठीक है। इसका मैंने थर्मली डिकम्पोज करा दिया और थर्मली डिकम्पोज करने के बाद ये आया CaO और प्लस CO, CaO प्लस CO। अब देखिएगा तो क्या होएगा, इसका यदि अपन मास देखें, मास बोलूं तो मॉलिक्यूलर मास देखें CaCO3 का, तो कितना होगा, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16, ठीक है। अरे भैया ये Ca 40, कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन 60, ऑक्सीजन 16, इसका अपन देखें तो ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसी तरह अपन राइट साइड में देखें तो कैल्शियम का कितना होगा 40, ऑक्सीजन का 60, इसका देखते हैं तो कितना होगा 12 और प्लस 16 into 2, तो 44, और ये कितना आ गया बच्चों 56 का, तो टोटल मास कितना हो गया 100 का। तो आप देख रहे हैं कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट में आप देख रहे थे वही प्रोडक्ट में भी देख रहे हैं, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ये होता है मास कंजर्वेशन थ्योरी, ठीक है। अब इसको अपन यूज कहाँ करते हैं, फिर आप सोच रहे होंगे ना कि भाई इसका यूज कहाँ करें, ठीक है। तो इसकी यूज बहुत है। अभी मैंने कहा ना कि मान लीजिए आपको कभी दे दे हाँ कि ये मास, ये इसका ये दे रखा है, इसका वो दे रखा है, तो आप फाइंड आउट करिए कितना है। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं आपसे, मैं लिखा कि a प्लस बी गिव्स सी प्लस बी। मान लीजिए ये 5.6 ग्राम ले लिया और ये ले लिया 4.4 ग्राम, इस ये दे दिया मैंने 5 ग्राम। मैं पूछा कि अच्छा डी बता दो कितना होगा, है ना बच्चे। तो देखिए कितना आसान सा है, आपको पता है मास ऑफ रिएक्टेंट जितना होगा उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाना चाहिए,
मास ऑफ रिएक्टेंट में कितना है, मास ऑफ ए मास ऑफ बी कितना होगा 5.6 प्लस 4.4 इज इक्वल टू मास ऑफ सी x और इक्वल x मान लिया। तो ये कितना आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 5 प्लस x, सो x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 5 ग्राम। तो क्या होगा, मास कंजर्वेशन थियरी से अपन पता कर लेंगे हां कि मास रिएक्टेंट में कितना है, प्रोडक्ट में कितना है, कितना कौन फॉर्म हुआ है, कौन कितना यूज हो गया, ठीक है राइट। अब देखिए कहते हैं कि मास कंजर्वेशन थियरी क्या हमेशा करेक्ट होता है। देखिए केमिकल रिएक्शन के केस में बच्चे देखें तो मास कंजर्वेशन थियरी करेक्ट होता है, पर कुछ केस में मास कंजर्वेशन थियरी करेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा सा हेडिंग डालिए आप लोग, एक्सेप्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। क्या है एक्सेप्शन, ये जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सेप्शन आता है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसे ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसान लगेगा, चाहे वो जेईई हो या पीए हो। तो एक्सेप्शन में इसका देखें तो क्या हो जाएगा, जितने भी एक्सप्लोजन है, एक्सप्लोजन, ठीक है, जैसे बम ब्लास्ट सब है, ये सब के सब जो है वो इसको ओबे नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि आपको पता है, मान लीजिए आपने क्या किया, कोई एटॉमिक बम लिया है ना, और ये ब्लास्ट किया, ब्लास्ट होने के बाद मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स में चले गए, ठीक है, और प्लस एनर्जी आई। अब क्या होगा, हाँ एनर्जी को, यदि मैं इसका मास देखो, ठीक है, और इसका मास देखो, ठीक है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ये मास m जो है वो छोटा होगा कैपिटल M से। क्यों, क्योंकि जो एनर्जी है वो एनर्जी, और जो मास रेस्ट मास बचा हुआ है वो मास किसके फॉर्म में है, एनर्जी के फॉर्म में है। तो एनर्जी को 100% मास में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, और जब मास को कन्वर्ट, एनर्जी को 100% मास में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो मास ऑफ प्रोडक्ट कभी भी मास ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होगा नहीं, और नहीं होगा तो अपन बोलेंगे ना कि कहीं ना कहीं ये कंजर्वेशन ऑफ मास को होवे नहीं, राइट। चलिए बच्चों, ये फर्स्ट। सेकंड बात करते हैं अपन, हेडिंग डालिए कंजर्वेशन, सॉरी लिखे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसकी बात कर रहे हैं। डेफिनेट, और इसी को हम लोग और भी बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहते हैं कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, क्या कहते हैं, टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ कंपाउंड, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, ठीक है, एंड फॉर्म अ कंपाउंड, देन देयर मास ratio is always fixed whether it is extracted from any sources। क्या बोला मैंने बोला when two elements combine together, when two elements combine together and compound, then their mass ratio is always fixed whether it is extracted from या obtained from, extracted from any sources। मतलब आपने इसको किसी भी सोर्स से क्यों नहीं लगाया, लेकिन उन एलिमेंट की जो मास रेशियो होगा, मास रेशियो से मतलब मॉलिक्यूलर मास रेशियो जो होगा वो ऑलवेज फिक्स्ड रहेगा, चाहे आप इसको किसी भी सोर्स से क्यों ना बनाए हो, ठीक है। अपन एक एग्जांपल लेकर के समझाते हैं। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, शेयर भी करिए। देखिए बच्चे, अपन बात करें कि मान लो मैं H2 और O2 लिया और ये क्या बन गया H2O।
अब ये H2O को तो मैं कहीं से भी बना सकता हूँ ना यार, चाहे मान लीजिए आपने पॉन्ड से ले आया, आपने सी से लाया, कोई ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलों से पानी लेकर के आ गया मान लो, ठीक है, कोई चाइना का, अब चाइना का पानी मतलब ना कोरोना हो सकता है भैया, ठीक है। अब मान लो आपने वाटर कहीं से भी लेकर के आया, अब वाटर के अंदर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देख रहे हैं, तो क्या देखेंगे, एक फिक्स रेशियो होएगा, कितना 1:2 और ये कितना हो गया 60, इट इज 1:8, ठीक है, ये रेशियो आ गया 1:8। अब ये क्या होगा, चाहे ये चाइना से लेके आते या इंडिया का होता या पाकिस्तान का होता, स्विट्जरलैंड का होता, बैंकॉक का होता, कहीं का भी पानी होता, तो अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो मॉलिक्यूलर रेशियो होगा, मॉलिक्यूलर मास रेशियो होगा, एटॉमिक वेट रेशियो होगा, वो ऑलवेज फिक्स होगा, 1:8 ही होगा, चाहे सोर्स कोई भी हो। सोर्स से मेरा मतलब है आपने कहीं से ऑब्टेन कर लिया, जैसे मान लो आपने मीथेन को बर्न करा दिया, मीथेन को बर्न कराने के बाद भी क्या बनेगा वहां पे CO2 और H2, चाहे वहां से पानी आपने लाया, या आप मान लो किसी को आपने CH CO थ्राइस को डिसोसिएट कर लिया, वहां से वाटर ऑब्टेन करा हो, या किसी भी मेथड से आप पानी निकाले हो, तो हमेशा क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो फिक्स्ड ही रहेगा, ठीक है। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर इसे पढ़ने से अपन क्या यूज कर पाएंगे इस चीज को, देखिए अपन कहाँ यूज करते हैं इसको। मान लो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, मैं क्वेश्चन दूं कि C+O2 gives CO, क्या दिया, C+O2 gives CO। मैंने कहा कि find out the amount of oxygen is required when 32 gram carbon when 32 gram reacts with oxygen and obtain CO2। मैंने CO2 obtain कर लिया और मुझे क्या रहा है, मैंने 32 ग्राम कार्बन लिया और उसको ऑक्सीजन के कितने अमाउंट के साथ में उसको रिएक्शन कर दूं कि हमें CO2 ऑब्टेन हो जाए। अब आप देखिए, अब CO2 आपको पता है दो एलिमेंट लिया, दो एलिमेंट मिल करके एक कंपाउंड बना लिया, तो मैंने कहा कि ये हमेशा इनके जो एटॉमिक वेट रेशियो है या मॉलिक्यूलर मास रेशियो है, ये हमेशा क्या होंगे, फिक्स होंगे, चाहे सोर्स कोई भी हो। अब मुझे क्या पता करना कि CO2 आपने कहां से निकाला है, आई मीन कहां से लिया है, ठीक है। तो CO2 प्लांट से आया है या CO2 आपने बनाया है या CO2 किसी केमिकल रिएक्शन से ऑब्टेन किया है, आपने व्हीकल से लिया है, फैक्ट्री से लिया है, इंडस्ट्री से ऑब्टेन करा है, कहीं से भी ऑब्टेन करा हो, तो कार्बन और ऑक्सीजन के यदि पर रेशियो को देखते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, तो कितना हो गया 12:16:2, तो कितना हो गया 12:32, तो ये क्या होगा 3:8, ये तो फिक्स्ड रेशियो है। अब मैंने कार्बन के रेशियो आपको कितने दे दिए 32 और ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है, देखिए तो ये कितना हो जाता 3x is equal to कितना होगा 8:32। अब x is equal to कितना होगा 8:32 और डिवाइडेड बाय 3, दिस इज ग्राम, मतलब इतना ग्राम आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए फॉर कंप्लीट कंबशन और फॉर कंप्लीट ऑब्टेनिंग ऑफ CO2। अपन CO2 अमाउंट को ऑब्टेन करने के लिए आपको इतना ग्राम क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है बच्चे, राइट डाउन। अब देखिए ये तो ठीक है, मास कंजर्वेशन थियरी आपने जैसे पढ़ा, इसी तरह ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा। अब क्या इस दुनिया के सारे केमिकल रिएक्शन ऐसा करेंगे, तो कहते हैं नहीं भाई, सारे केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है इस टाइप से, देखिए एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्सेप्शन है isotopes do not obey law of definite proportion, law of definite proportion। कहते हैं जो आइसोटोप्स हैं वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ओबे नहीं करते। फिर आप सोच रहे होंगे ना कि सर क्यों नहीं करता, देखिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। बच्चे देखिए C+O2 gives CO2, भाई यहाँ पे पेपर लिख रहे हैं C+O2 gives CO2, अब ये दोनों के दोनों CO2, लेकिन आपको पता है यदि अपन कार्बन को देखें, तो कार्बन तो अलग अलग आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है मुझे, C612, C613, C614 है। अब मान लो मैं 612 वाला लिया हूँ ये और ये 614 वाला ले लिया होता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो 12 वाला है और ये 14 वाला है। यदि अपन यहाँ पे रेशियो कार्बन ऑक्सीजन रेशियो देखता तो यार 12:32 होता, मतलब 3:8 होता।
लेकिन यहीं पे यदि कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखते हैं तो कितना होगा 40 डिवाइडेड बाय 32, तो ये कितना होगा 7:16, मतलब यहाँ पे 7:16 है और यहाँ पे कितना है 3:8 है। तो भाई रेशियो तो डिफर कर रहा है, जबकि आपने ऑब्टेन करा तो कहीं ना कहीं रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए तो क्लास के बाद कॉल करता हूँ, ठीक है, क्लास के बाद, ठीक है। हेलो, हाँ शुभम, क्लास चल रहा है, क्लास के बाद कॉल करता हूँ। हाँ गुड इवनिंग, क्लास चल रहा है बेटा, क्लास के बाद कॉल करो। तो बच्चे अपन क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अपन रेशियो देखें, देखो दोनों के केस में अपन CO2 ऑब्टेन कर रहे हैं, बट द रेशियो इन दिस केस इज 3:8 और यहाँ पे क्या है 7:60, तो दोनों रेशियो क्या है, डिफरेंट है। लेकिन अपन क्या बोले थे, डेफिनेशन तो ये कहता है कि रेशियो फिक्स होना चाहिए चाहे आप ऑब्टेन करें। तो इसका मतलब है आइसोटोपिक केस में ये चीजें हाँ हम लोग कोप अप नहीं कर पाएंगे, आई मीन कि हम लोग आइसोटोपिक केस इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कार्बन 3 फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन 2 फॉर्म में मिलेगा, हाइड्रोजन 3 फॉर्म में मिलेगा, तो क्या होएगा आइसोटोपिक डिफरेंट आ जाएगा सबके सब रेशियो। इसीलिए अपन इस चीज को हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आइसोटोपिक लोग नहीं करते। चल राइट, आई होप सो लिख लिया होगा। आइए बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। किसकी बात करते हैं बच्चे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहते हैं, ठीक है, जैसे अपन दिया था ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कौन देता है, फ्रॉस्ट, ठीक है। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करें। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है when two elements combine together and form two or more compounds। कह रहे हैं कि दो एलिमेंट्स यदि कंबाइन करते हैं और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है, when two elements combine together and form two or more than two compounds, then the mass of the first element is fixed and the second mass of the second is always in the simplest ratio। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर समझ नहीं आया एग्जैक्टली आप कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि अपन एक एग्जांपल से इस चीज को दिखाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लो बच्चे अपन C+O2 की बात करें, सो इट गिव्स CO2। इसी जगह मैं C+O की बात करता हूं तो ये देता CO, ठीक। अब मैंने लिखा टू एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट है, कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म्स टू और मोर कंपाउंड्स। देख रहे हैं दो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। तो यदि मैं फर्स्ट रेशियो के एलिमेंट के फर्स्ट रेशियो देखें, तो यदि मैं फर्स्ट रेशियो को फिक्स कर दूं तो सेकंड जो रेशियो होगा वो ऑलवेज एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। कैसे सर, देखिए यदि मान लो अपन कार्बन ऑक्सीजन के रेशियो को देखो और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के रेशियो को देखो, कार्बन के यहाँ पे रेशियो क्या दिख रहा है बच्चे, दिस इज 12 और ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 32 और यहाँ पे क्या दिख रहा है 12 और इस 2 क्या हो गया 16। अब इन दोनों रेशियो को, फर्स्ट रेशियो को मैं किसी भी एक रेशियो को, इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं इसी को फिक्स किया है, आपकी मर्जी है, आपने इसको फिक्स कर दिया होता तो क्या होता, ठीक है, वो भी अपन दिखाएंगे कि क्या होगा। अब इन दोनों के रेशियो को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, एक रेशियो फिक्स कर लिया, तो इनका जो सेकंड रेशियो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। कैसे सर, ये देखो 32:16 तो कितना हो गया 2:1। हमेशा क्या होना चाहिए, एक सिंपलेस्ट रेशियो आना चाहिए, एक सिंपलेस्ट रेशियो आना चाहिए, ठीक है। अपन एक और तीसरा एग्जांपल भी डाल करके दिखाएंगे, पहले ये है ना, एक आई होप सो लिख चुके होंगे आप। एक नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें आपसे, समझ में बात आया, दिखाएंगे आपको कि क्या करना है। देखो एक आपने CO2 लिखा, मैंने कार्बन ऑक्सीजन लिख लिया, यहाँ भी CO कार्बन ऑक्सीजन लिख लिया। अब कार्बन ऑक्सीजन CO2 में कार्बन ऑक्सीजन का देखा और यहाँ देखा, तो मैंने कहा यदि आपने इनमें से एक एलिमेंट का रेशियो फिक्स्ड कर दिया, आपने एक को फिक्स कर दिया, तो जो दूसरा वाला रेशियो आएगा ये हमेशा एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। अब एक बच्चा इसी में मुझे क्या कहने लगा कि सर इसको थोड़ा सा आप क्या ऐसा दिखा सकते हो क्या, देखो कहना क्या था उसका, कहा कि सर अभी आपने क्या करा है, कार्बन को फिक्स कर दिया है, मैं ऐसा न करके CO2
और यहाँ भी CO ले लेता। ये है 12:32 और ये है 12:16। सर इस बार मैं ऑक्सीजन को फिक्स करना चाह रहा था, कर दो। ये देखो ऑक्सीजन को जब भी आपने फिक्स किया, ये 16 है और ये कितना है 32। तो मैं क्या करूं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो ये कितना आ जाएगा 32। अरे भैया ये लो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 और ये कितना हो जाता है 24। यहाँ पे देखो ये तो 32 है और ये 12 है। एक रेशियो को मैंने क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। ये लो मैंने क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया एक रेशियो। अब मैं दूसरा रेशियो देखता, इसके 12 और इसके 24 के रेशियो को देखो तो क्या होगा 12:24 क्या रेशियो आया भाई 2:1 का रेशियो, यही था अपने पास। ठीक है, तो क्या होगा, चाहे आप किसी को भी एक को फिक्स कर लोगे तो दूसरा जो है वो सिंपलेस्ट रेशियो में आ जाएगा। और यदि ऐसा सिंपलेस्ट रेशियो में आता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ओबे करता है। राइट, एक थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। एक बच्चा कहने लगा कि सर थोड़ा सा आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में देखिए बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, उसका एक एग्जांपल ले सकते हो क्या? देखिए मान लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेते हो। अब किसी ने क्या बनाया N2O, किसी ने बनाया NO2, कोई बना रहा है N2O4, कोई बना रहा है N2O3, ठीक है, और बना रहा है N2O5। ठीक है बच्चे, अपन सारे एग्जांपल को देखते हैं। अब मान लो नाइट्रोजन, अब यहाँ पे ले लेते हैं N2, है ना, ये है मेरा नाइट्रोजन और इधर है ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक इसी तरह अपन ले लेते हैं NO2, इसमें है नाइट्रोजन, इसमें है ऑक्सीजन, सबका ले लें। ठीक है, अब देखिए यदि मैं सबके बारे में सोचूं, सबके बारे में क्या होगा, इधर देखो ये हो गया। अब इस केस में इधर यहाँ पर अपन ले लें नाइट्रोजन, यहाँ ले लें ऑक्सीजन, और क्या क्या है बोलते जाओ बच्चे, N2O3 है, N2O4 है ना, और नेक्स्ट कौन सा है N2O5, ठीक है, N2O5 हो गया। अब अपन एग्जांपल इसको देखें तो देखिए कितना आसान है। अब N2O में नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन कितना हो गया, दिस इज 28, 14 हो जाए 28, ये हो गया 16। ये नाइट्रोजन को फिर देखें तो कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 32, ये हो गया कितना 28 और ये हो गया 48। मतलब इसके मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक वेट के साथ मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। दिस इज 28 और ये कितना आ गया 64 और ये कितना हो गया 28 और ये हो गया 80, है ना बच्चे। अब तुम देखो मैं चाह रहा हूं कि इनमें से एक को फिक्स कर दो। अरे अभी तो दो सब कुछ कुछ वेरिएबल दिख रहे हैं बहुत सारे, मैं किसी एक को फिक्स कर लिया होता। यदि आपने किसी एक को फिक्स कर दिया होता तो क्या होएगा, देखो ये 28 है, ये है 14, 28, 28, 20। तो देखो ये सब 28, 28 दिख रहा है, ये 28 दिख रहा है, सिर्फ एक ही बंदा 28 नहीं दिख रहा है अपने को, NO2 वाला। मान लो अपन इसको 28 कर देते तो इसको क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते ना भाई, तो ये कितना हो जाता है 64 और ये कितना हो जाता है 28, है ना। अब सबके सब मैंने कहा एक मास को मैंने फिक्स कर दिया। अब एक मास को आपने फिक्स कर दिया तो अब देखिए आपको क्या रेशियो दिखेगा। यदि मैं 16 से सबको डिवाइड कर दूं तो ये क्या दिखता 1, ये क्या दिखता 4, ये क्या दिखता 3, ये क्या दिखता 4, कितना 4 और ये क्या दिखता 5। देखिए तो रेशियो कितना है 1:4, 1:3, 1:4, 1:5। एक सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, एक सिंपलेस्ट रेशियो। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यदि मैंने एक रेशियो को फिक्स कर दिया तो अपने आप ये आपको एक सिंपलेस्ट रेशियो देखना स्टार्ट होगा 1, 3, 4, 5। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसी को क्या बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल, ठीक है, प्रोपोर्शन। राइट, समझ गए कि सिर्फ करना क्या है, एक को फिक्स करना है। कभी कभी बच्चे इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया जैसे कि मान लीजिए आपने कॉपर लिया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दिया, ये बनाया Cu2 और दूसरा बनाया CuO, ऐसे कुछ बना दिया, ठीक है। अब मान लो Cu2O बनाया और CO बनाया, बोला कि कॉपर का परसेंटेज 60% है और इसमें कॉपर जो है वो 70% है। बताइए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ओबे करता है या नहीं। अब देखिए
यदि मैं ऑक्सीजन देखूं तो यहाँ पे कितना हो जाता है 40% और यहाँ हो जाता है 30%। अब सब कुछ मुझे तो अलग अलग ही दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है। तो मैंने क्या सिखाया था, मुझे एक को फिक्स कर लेते हैं। मैं ऐसा लिख दूं क्या कि 60% जो है वो 40% के साथ रिएक्शन करता है, इक्वेशन ए कर रहा गया। तो 1% कितने से करता, 40/60, ये हो गया एक के लिए। दूसरे में मैं क्या लिखता, 70% जो है वो 30% से रिएक्शन करता है, तो 1% कितने से करता, 30/70 से करता है ना। अब देखो मैंने दोनों को फिक्स कर दिया, एक को फिक्स कर दिया, अब दूसरे का मैं रेशियो फाइंड आउट कर लेता हूं। यदि इनका रेशियो 40/60 डिवाइडेड बाय 30/70, यदि इनका रेशियो एक सिंपलेस्ट रेशियो आता है, एक सिंपलेस्ट रेशियो आता है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ओबे करता है। पर यदि इनका रेशियो एक सिंपलेस्ट रेशियो नहीं होता तो हम लोग बोलेंगे कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ओबे नहीं करता। ऐसे एक चीज ध्यान रखिएगा, 90% केस में जब दो एलिमेंट है कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ओबे करते हैं, राइट। और इसका भी एक्सेप्शन जो है, लिख जाइए, इसके भी जो एक्सेप्शन दिखेंगे आपको, ये भी इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आइसोटोप्स। एक्सेप्शंस जो है नॉट एप्लीकेबल फॉर आइसोटोप्स, ये भी आइसोटोप्स के लिए, आइसोटोप्स लिख रहे हैं बच्चे, ललन टॉप नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ये आइसोटोप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। देख चुके हैं, गुड। हेडिंग डालिए, ये लुजाक्स लॉ। बात करते हैं अपन ये लुजाक्स लॉ, कहते हैं इट इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, गैस के लिए एप्लीकेबल होता है, ये सॉलिड लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यदि इसको देखेंगे, यदि गैस के लिए एप्लीकेबल होगा तो क्या कहता है ये लुजाक्स लॉ कहता है बच्चे कि व्हेन टू और मोर गैसेस कंबाइन टुगेदर, व्हेन टू और मोर गैसेस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट इन गैसेस स्टेट, then they are always in a simplest form or in a simplest ratio by volume। अब इसका क्या मतलब, simplest ratio by volume। अब देखिए इस चीज को अपन कैसे एक्सप्लेन करते हैं। मान लो कि आज मैंने लिया कार्बन जो गैस स्टेट में, ऑक्सीजन इट इज आल्सो इन गैसेस स्टेट, नो CO2 ये भी गैसेस स्टेट, एंड इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर गैसेस मींस ये लुजाक्स लॉ, बैलेंस्ड इक्वेशन इज रिक्वायर्ड। क्या होता है, हम लोग हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन लेते हैं। अब कंडीशन क्या बोला, एट STP और एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यदि अपन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करते हैं तो मैं देखूं कि इसकी जो वॉल्यूम होगी STP पे, ठीक है। अब इसको मान लो 1V ले लिया मैंने, इसके भी वॉल्यूम कितना होता है, 1V होता है और 1V होता है। अब सर ये 1V कहां से ला रहे हो, देखो यदि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 मोल 1 मोल 1 मोल हो, और इसका मतलब है 1 मोल की जो वॉल्यूम होगी, 1 मोल की जो वॉल्यूम होगी, 1 मोल की वॉल्यूम जो होगी, ये सब के सब सिंपलेस्ट फॉर्म में वॉल्यूम रेशियो भी वही आएगा जो इनका मोलर रेशियो है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखा, मतलब एग्जैक्टली तुम सोच रहे होगे भाई ये अपन पढ़ क्यों रहे हैं। देख बच्चे, अब मान लो तुम N2 ले लेते हो जो गैस है, 3H2 ये भी तो गैस है। अब ये हो गया 2NH3 ये भी गैस है। मैंने कहा कि मैंने ये ले लिया 10 ml, कितना ml ले लिया 10 ml, और ये ले लिया मैंने 30 ml, तो 30 ml। मैं पूछता कि भाई उसी सेम कंडीशन पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर अमोनिया कितना आना चाहिए। तो देखिए मैंने कहा कि जो रेशियो यहाँ दिख रहा है वही उनके वॉल्यूम रेशियो भी दिखनी चाहिए। यहाँ पे रेशियो क्या दिख रहा है, 1:3:2 भाई दिख रहा है ना, 1:3:2 ये रेशियो दिख रहा है अपने को। अब इसके वॉल्यूम रेशियो दिखता है, जैसे 10:2
30:2 क्या होना चाहिए था यहाँ पे? तो सोचो ये 1 है तो 10 हो गया, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको भी अपन क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 20, तो इसका मतलब इसको क्या होना चाहिए? 20 ml। समझ गए बात को? मतलब जो इनके मोलर रेशियो दिख रहा है, जो मोल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यदि उसी सिंपलेस्ट रेशियो में अपने को वॉल्यूम रेशियो भी दिखना चाहिए। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अननोन सब्सट्रेट, किसी अननोन गैस की वॉल्यूम एग्जैक्टली फाइंड आउट कर लेंगे किसी केमिकल रिएक्शन। राइट, नेक्स्ट करते हैं हम लोग एवोगैड्रो। एवोगैड्रो कहते हैं at constant temperature and pressure the volume of given gas, the volume of any given gas is directly proportional to the number of moles or number of particles। अब इसको अपन कैसे समझें? देखिए, मान लो अपन एक गैस लेते हैं, इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस, ये किसी के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, ये सॉलिड लिक्विड, हाँ इट इज नॉट नेसेसरी कि जैसे अपन बोल रहे थे ना कि गेल हो जाए गैस के लिए है, ये सॉलिड के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, लिक्विड के लिए भी हो सकता है और गैस के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। अब मान लो मैंने कहा कि आपने 3 डिफरेंट कंटेनर लिए, दिस इज कंटेनर ए, कंटेनर बी और कंटेनर सी, और आपने इस कंटेनर की वॉल्यूम V लिया, ठीक है, और कंडीशन सेम लिया, आइदर एसटीपी और एनटीपी कंडीशन, ठीक है, इसका भी वॉल्यूम आपने V लिया, V ml लो, V लीटर लो, जो भी लो, V लिया, ठीक है। तो कहा कि यदि इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखें, यदि इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na है तो इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na भी होगा और इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na ही होगा। अब ये Na क्या था? दिस इज एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, एंड इट इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻²⁰. अब सोच रहे हो ना आप, अपन क्या क्यों पढ़ रहे हैं सर, इसका क्या मीनिंग है इन बातों का? आइए देखिए इसका क्या यूज है। मान लो अपन एक कंटेनर ले लेते हैं, दिस इज कंटेनर एंड लेट दिस इज कंटेनर है ना बच्चे। मैंने कहा कि इसकी वॉल्यूम जो है 11.2 लीटर है एट एसटी, है ना, 11.2 लीटर है एसटी, और इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब बताओ कि ये जो है ये 36 पॉइंट, ठीक है, या 33 पॉइंट, ठीक है, 6 लीटर है, इसमें कुछ भी मान लो X गैस है, इसमें क्या था? Y गैस था, इसमें कोई X गैस है, X गैस है। तो मैंने कहा कि भाई इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दो, तो कितना आसान है। देखो मैंने कहा क्या कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम है 11.2 और यहाँ पे कितना है 33.6, तो थ्राइस है ना, एक दूसरे का 3 टाइम्स है, तो इसका n भी क्या हो जाएगा 3 टाइम्स। मतलब क्या हुआ कि V बढ़ा, V इज इक्वल टू Kn, लिख दें क्या, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n था तो V इज इक्वल टू Kn, ठीक है। अब इसकी वॉल्यूम कितना लिया था तुमने 11.2 और ये K की वैल्यू कांस्टेंट ले लो, ठीक है, और n की वैल्यू कितनी है अपने पास n है, ये हो गया K। दूसरा वाला केस लेता तो कितना होता 33.6 डिवाइडेड बाय, इसको नहीं पता ये मैं ले लेता हूँ n डैश ले लेता हूँ इसका, है ना, n डैश इज इक्वल टू K, K तो कांस्टेंट है, ये दोनों कैंसिल, हाँ ये ऊपर चला गया, तो ये कितना हो गया बोलो, हाँ n डैश डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू n डैश डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा n डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n, है ना बच्चे। तो मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ते जाएंगे, हाँ नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ता जाएगा। अब मोल्स के बारे में तो तब की तब डिसाइड करेंगे, अभी ये ठीक है। आई होप सो समझ में आ गया होगा एवोगैड्रो लॉ, ठीक। चल एक और भी है जो आउटडेटेड हो चुका है एक्चुअली, ठीक है ना, अब क्वेश्चंस नहीं आते इसके, जेईई तो नहीं पूछता, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक। ये जितने भी चीजें हैं इसको फिर से आप लोग रिपीट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल के बारे में बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड एंजॉय एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। बाय बाय।